कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी हरियाणा के रूटीन की जो करंट की क्लासेस चल रही है, ये वीडियो उसी का ही अगला भाग है। आइए शुरुआत करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार HSSC कभी भी एग्जाम्स ले सकती है, इसलिए अपनी तैयारी को आज से ही अच्छे स्तर पे शुरुआत कर दें। आप ये ना देखें कि HSSC एग्जाम कब लेगी, बल्कि आप ये सोचें कि HSSC बहुत जल्दी एग्जाम लेगी, जनवरी फरवरी के महीने तक HSSC एग्जाम स्टार्ट कर देगी, ऐसा माना जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, जैसे हम हरियाणा की करंट या इंडिया की करंट कर रहे हैं, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ही आपने करंट किया तो उसको एक नोटबुक में साथ के साथ उतारते जाएं, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कवर होते चले हुए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि बार बार में आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और दूसरा, जैसे ही आपने कॉपी में लिख लिया तो एक बार आपने समझ लिया, उसके बाद में लिख लिया, और उसके बाद में जब आप रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपकी 3 बार तैयारी हो जाती है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट ये था कि कृष्णा क्लासेस या कृष्णा क्लासेस परिवार के द्वारा एक बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम ऑनलाइन पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। इसमें आप HSSC, SSC, HTET के जो भी एग्जाम्स हैं, नए के बराबर यानी मात्र ही बहुत ही कम फीस पर या कीमत पर आप उनको ले सकते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के वर्तमान में नया वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर किसे बनाया गया है। वाइस क्या आएगा? चांसलर। हाँ जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र KUK का नया वाइस चांसलर किसे बनाया गया है। अब आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन ये आता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का चांसलर कौन है, तो मैं आपको बता देता हूं कि राज्य सरकार के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां होती है, जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, उन सभी का चांसलर राज्य का राज्यपाल होता है। तो अगर चांसलर का जिक्र करूं तो राज्य का राज्यपाल होगा। इसी प्रकार से अगर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं, तो उनका जो चांसलर होता है वो देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति चांसलर होता है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं। देखिए अब इसमें तो यहां पर पूछा गया क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के वर्तमान वाइस चांसलर कौन है। तो वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है? अभी जो बनाए गए हैं वो है प्रोफेसर SN सचदेवा। SN सचदेवा बनाए गए हैं अभी। यहां पर हमारे ऑप्शंस में नाम और भी दिए हुए हैं, डॉक्टर सुमेर सिंह, गुरदयाल सिंह और प्रोफेसर राजवीर सिंह सोलंकी। आइए देखते हैं ये किन किन विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को हुई थी। और इसके वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर सुमेर सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, HSSC के द्वारा पूछा हुआ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को। और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर समर सिंह। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे अगला क्वेश्चन है, इसी का ही पार्ट देखिए, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, जिसे LLRUVAS कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में शॉर्ट फॉर्म दी होती है और पूछा जाता है इनमें से कौन सा भी है। कुछ इस प्रकार से नाम मिलेंगे। अगर आपको पता हो, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, तो आप इसका आसानी से कर सकते हैं। तो CCS HAU की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। LLRUVAS की स्थापना हुई थी वर्ष 2010 में। और इसके वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर गुरदयाल सिंह। तीसरा हम जिक्र करते हैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 2003 को। और वाइस चांसलर कौन है इसके? प्रोफेसर राजवीर सिंह सोलंकी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी यानी CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो ये सिरसा में है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? हिसार में है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हिसार में। ये भी हमारे हिसार में है, ये भी हिसार में है।
और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, सिरसा में है। और लास्ट में जो हमारा दिया हुआ है अंतिम, वो दिया हुआ है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना हुई थी 11 जनवरी 1956 को। इसकी स्थापना करी थी उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य थे, स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले जो अध्यक्ष थे वो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा से ही बना लिया गया था हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था 11 जनवरी 1956 को। और इसके वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर SN सचदेवा। कब बने हैं ये, 9/11/2020 को बनाए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अनिल विज, सुभाष बराड़ा, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का जो नया चेयरमैन बनाया गया है वो सुभाष बराड़ा को बनाया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अनिल विज वर्तमान में क्या है, गृह मंत्री हैं। यानी इनके पास कौन सा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है। इसके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है और आयुष जो मंत्रालय है वो अनिल विज के पास है। अनिल विज अम्बाड़ा कैंट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अम्बाड़ा कैंट से ये विधायक हैं। वर्तमान में गृह मंत्रालय इनके पास है। दूसरा, सुभाष बराड़ा का अगर मैं जिक्र करता हूं तो इससे पहले यानी वर्तमान में अगर बीजेपी का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अगर अध्यक्ष का जिक्र किया जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ क्या है, बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो सुभाष बराड़ा थे, जो टोहाना से इलेक्शन लड़ा था और हार गए थे। अब हारने के बावजूद क्या रहे, अब विधायक तो रहे नहीं, इनको क्या बना दिया गया, इनको हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का क्या बना दिया गया था, चेयरमैन बना दिया है। और कैप्टन अभिमन्यु जिन्होंने नारनौल से इलेक्शन लड़ा, पिछली बार हमारे वित्त मंत्री थे, अब की बार हारने के बाद इन्हें कोई पद नहीं दिया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे एक हाईवे बनाया जाएगा भी, ये हरियाणा के कितने शहरों से होकर गुजरेगा। यानी दिल्ली से कटरा, कटरा का अगर जिक्र किया जाए तो कटरा जम्मू कश्मीर में पड़ता है भी, जहां पर माता वैष्णो देवी के लिए हम जाते हैं तो हम कटरा के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। तो दिल्ली से लेकर कटरा तक एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, 4 लेन का होगा, यानी 4 मल्टीप्लाई टू 8 लेन। तो इसमें ये हरियाणा के कितने शहरों से गुजरेगा, ऑप्शन 4, 5, 6 और 7 दिए हुए हैं। तो ये हरियाणा के 6 शहरों से गुजरेगा। आगे आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, कौन कौन से वो जो शहर हैं जिनसे गुजरेगा, सोनीपत, रोहतक, जींद, करनाल, कैथल और झज्जर। इसकी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, वो झज्जर के जसोरखेड़ी से। ये दिया हुआ है कि झज्जर के जसोरखेड़ी हैं KMP, कुंडली मानेसर पलवल। KMP का क्या बनता है, कुंडली मानेसर पलवल। ये जो एक्सप्रेसवे है इसके पास जो 4 लेन है, इसी से ही इसका जो शुरुआत होगी। अब जो ये है दिल्ली से कटरा तक है कितना होगा, टोटल 600 किलोमीटर होगा। और इसकी अगर हम हरियाणा की लंबाई का आंकलन करें तो 135 किलोमीटर होगा। और हरियाणा और पंजाब का अगर टोटल आंकलन किया जाए तो लगभग 400 किलोमीटर होगा। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे ये 135 किलोमीटर होगा। दूसरा यहां पर मैंने KMP का जिक्र किया, कुंडली मानेसर और पलवल, ये 135.6 किलोमीटर लंबा है। HSSC के द्वारा पूछा हुआ एक आसान सा क्वेश्चन, क्या पूछा गया था HSSC के द्वारा, KMP की लंबाई, कुंडली मानेसर और पलवल। और एक KGP भी है, KGP कुंडली गाजियाबाद और पलवल, ये KGP है। ये KMP है, कुंडली मानेसर और पलवल। यहां पर देखिए इसकी लंबाई क्या होगी, दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे की 135 किलोमीटर। और हरियाणा के कितने शहरों से, 6 शहरों से होकर गुजरेगा। इसका 5 चरण में काम होगा भी। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो झज्जर के जसोरखेड़ी से इसकी शुरुआत हुई है। आइए देखते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा में निम्नलिखित में से किस फसल के प्रति क्विंटल के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कीमत है? भाई सबसे ज्यादा कीमत है ऐसी कौन सी फसल है जिसका जिक्र किया गया है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, गेहूं, धान, गन्ना और चना। भाई इन चारों में से, जैसे आप सभी को पता है कि धान का उत्पादन भी हरियाणा में होता है, गेहूं का, चना का और गन्ने का। तो ऐसी कौन सी फसल है जहां पर प्रति क्विंटल के अनुसार पूरे अगर भारत का जिक्र किया जाए तो हरियाणा में इसकी सबसे ज्यादा कीमत है? तो ये है भाई गन्ना। गन्ना की जो वर्तमान में जो कीमत निर्धारित की गई है वो भारत में सबसे ज्यादा कहीं है तो हरियाणा में है। अब एक नया कृषि कानून बनाया गया है, उसके तहत हम अपनी फसल को पूरे भारत में कहीं भी बेच सकते हैं। तो जो दूसरे राज्यों के अगर मैं जिक्र करूं गन्ना उत्पादक हैं तो वो अपनी फसल को हरियाणा में बेच सकते हैं। जैसे हरियाणा, अगर गन्ने का जिक्र किया जाए पूरे भारत के स्तर पे तो सबसे ज्यादा गन्ना यूपी में होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो चीनी की मिलें हैं 460 है प्लस, वो महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा चीनी की मिलें। और गन्ना हरियाणा में यमुनानगर में सबसे ज्यादा होता है अभी। तो वर्तमान में हरियाणा में गन्ने की प्रति क्विंटल के मामले में देश से सबसे ज्यादा दाम निर्धारित किए हैं। अगर भारत में कहीं भी सबसे ज्यादा गन्ने की कीमत है तो वो हरियाणा में है। और क्या कीमत रखी गई है हरियाणा सरकार ने? 340 रुपए प्रति क्विंटल। यानी अगर हमें 1 क्विंटल गन्ने को सरकार के पास बेचते हैं तो 350 रुपए मिलते हैं भाई। जबकि केंद्र सरकार की गन्ने की FRP फेयर एंड रिमोनेटिव प्राइस है वो 275 रुपए प्रति क्विंटल है। यानी पूरे देश के अंदर आंकलन किया जाए तो इसकी कीमत सिर्फ 275 रुपए है, जबकि हरियाणा में अकेले में कितने हैं? 350 रुपए प्रति क्विंटल के। तो ये दिया हुआ था गन्ने का। आइए देखते हैं गन्ने का कुछ और। प्रदेश में 11 सहकारी चीनी की मिलें हैं और 3 प्राइवेट चीनी की मिलें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। जैसे ही हमने गन्ने का जिक्र किया तो ये किससे संबंधित है? ये कृषि मंत्रालय से संबंधित है। तो वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? JP दलाल। जैसे कि मैंने आप सभी मंत्रियों के विभागों का वर्णन करवाया था, तो कमेंट में जरूर लिखें कि वर्तमान में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के पास अन्य कौन से विभाग हैं। आज का क्वेश्चन क्या था कि जयप्रकाश दलाल के पास से कृषि मंत्रालय को छोड़कर और कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ये कमेंट में लिखना है आप सभी को। और आगे क्या दिया हुआ है कि महम जो शुगर मिल है यहाँ पर ऑर्गेनिक गुड़ व ऑर्गेनिक तरीके से गुड़ व शक्कर बनाई जाएगी। यानी ऐसा प्रोविजन किया जाएगा ताकि यहाँ पर गुड़ व शक्कर तैयार हो ऑर्गेनिक, यानी बिना खाद और बिना स्प्रे का प्रयोग किए हुए ऑर्गेनिक। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये था कि JP दलाल है उनके विभागों का वर्णन आप कमेंट में लिखें। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान में हरियाणा सरकार ने ऊर्जा यानी पावर विभाग के द्वारा बिजली की व्यवस्था किस या किन राज्यों की तर्ज पे की जाएगी? जो हरियाणा में जो बिजली की व्यवस्था है वो वर्तमान में किस तर्ज पे की जाएगी? अगर मैं यहाँ पर ऊर्जा का जिक्र करता हूं तो ऊर्जा के जो हमारे मंत्री हैं वो रणजीत सिंह हैं। ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है और जो बिजली मंत्री है वो चौधरी रणजीत सिंह है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो रानिया से इलेक्शन लड़ा है इन्होंने, रानिया सिरसा से। तो जो बिजली की जो व्यवस्था है वर्तमान में वो किन राज्यों की तर्ज पे की जाएगी? तो वर्तमान में जो बिजली की व्यवस्था है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, इनमें से ऐसे कौन से राज्य है, किस राज्य की तर्ज पे की जाएगी? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तर्ज पे क्या की जाएगी? बिजली की व्यवस्था भारत में हरियाणा में की जाएगी। देखिए यहां पर ओडिशा व आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बिजली के जो खंभे हैं, टावर है और लाइनें हैं वो हरियाणा में बिछाई जाएगी। किस प्रकार की टावर और लाइटें हैं भी वहां पर देखिए। प्रदेश में अगर वर्तमान में जिक्र करें तो 170 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं को सहन करने वाली है। ये जो जिक्र किया गया है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जिक्र किया गया है कि यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है, जो टावर हैं वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को सहन कर सकते हैं। DHBVN का अब की बार बिजली में टोटल जो रैंकिंग था वो चौथा था और UHBVN का जो रैंक था ऑल ओवर इंडिया में वो 7वां था। DHBVN दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है, बिजली निगम को कितने भागों में बांटा है? हरियाणा में 2 में, DHBVN और UHBVN उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है, तो इसमें UHBVN को देश में 7वां स्थान मिला जबकि DHBVN को 4था स्थान मिला। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भाई
कि बिजली के जो खंभे हैं और जो टावर लाइनें हैं वो बिछाई जाएंगी किन राज्यों की तर्ज पे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तर्ज पे। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अलग से महिलाओं के लिए कंप्यूटरों की व्यवस्था करने की घोषणा की है। कि हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए जैसे नगर निकायों में मनरेगा का जो काम है उसमें, पंचायती भवनों में या सामुदायिक भवनों में, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं के लिए अलग से कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है, ताकि महिलाएं यहां पर भी अपना कंप्यूटर का जो प्राइमरी जो वर्क है वो कर सके, कंप्यूटर को चलाना सीखे और आधुनिकता की ओर अपना एक कदम रखे। तो इसमें जो दिया हुआ है भी इनमें से कौन सी क्षेत्र है जहां पर महिलाओं के लिए स्पेशल कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर सामुदायिक भवनों में क्या रखे जाएंगे, कंप्यूटरों की व्यवस्था की गई है। देखिए भाई सामुदायिक भवनों के बारे में क्या बताया गया है। गांव में स्थित सामुदायिक भवनों में जिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों की जो कंप्यूटर की व्यवस्था की जाएगी, यानी पर जो महिलाएं हैं उनके लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की जाएगी। और इसके बारे में किसने बताया था, मुख्य सचिव विजयवर्धन ने जानकारी दी है। विजयवर्धन ने क्या बताया है, विजयवर्धन ने ये बताया है कि सामुदायिक भवन है वहां पर अब कंप्यूटरों की व्यवस्था की जाएगी महिलाओं के लिए। और सामुदायिक भवनों के माध्यम से मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिला है। जो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना है, इसके तहत क्या है, लोगों को रोजगार मिला है। और ये किस माध्यम से चलती है, सामुदायिक जो भवनें हैं उनके ही माध्यम से इस स्कीम को चलाया जाता है। अब तक देखिए हरियाणा में मनरेगा के तहत, क्योंकि जो सामुदायिक भवनों का जो काम होता है उसी के तहत ही मनरेगा के काम होते हैं, तो मनरेगा के तहत 40,000 जो पशु शेड हैं उनको बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने क्या कहा है कि इसके तहत हम 40,000 जो पशु हैं शेड उनको बनाएंगे। प्रत्येक जिले में 100 एकड़ पंचायती भूमि पर बागवानी पौधारोपण, यानी 100 एकड़ भूमि पर क्या किया जाएगा, बागवानी की जाएगी और पौधारोपण किया जाएगा। और हर जिले में 200 परंपरागत तालाबों को चौड़ा किया जाएगा, यानी जो तालाब जिनकी मूल स्थिति है उससे 200 ऐसे तालाब हैं जिनको चौड़ा किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 2 लाख रुपए प्रति शेड की दर से प्रत्येक ब्लॉक में, यानी जितने भी ब्लॉक हैं उनमें से 5 शेड और लगभग 500 करोड़ रुपए से संबंधित विभागों से लेबर कंजर्वेशन का लक्ष्य रखा गया है। ये मनरेगा के तहत रखा गया है। तो ये सारा सिस्टम होगा, ये जो सामुदायिक जो भवन है उनके द्वारा प्रत्येक पंचायतों के अंदर ये काम किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 5 शेड बनाएंगे और लगभग 500 करोड़ रुपए से संबंधित सारा विभाग का काम किया जाएगा। और इसी के तहत यह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के तहत अब लगभग 285 करोड़ रुपए की लागत से 20,423 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यानी टोटल कितने कार्यों का निर्माण हो चुका है, 20,423 मकानों का। और जबकि 496 को अभी कार्य से तक प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत क्या है भाई, हर ग्रामीण को पक्का मकान होना चाहिए। तो इसके तहत अब तक 20,423 मकान मिल चुके हैं, जबकि 496 को अभी मिलना बाकी है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सफल कार्यक्रम का समापन हुआ। भाई ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सफल कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हिसार है जहां पर क्या किया गया है, सफल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। देखिए सफल कार्यक्रम क्या है। सफल कार्यक्रम जो शुरुआत की गई थी वो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा राज्य के युवाओं, किसानों व उद्यमियों से पहल व सफल कार्यक्रम के तहत आवेदन मांगे गए थे। भाई इन सभी से आवेदन मांगे गए थे, जिसमें टोटल क्या थे, 49 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ठीक है, इसके लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा एबिक सेंटर का निर्माण करवाया गया था। कौन से सेंटर का, एबिक सेंटर का निर्माण करवाया गया था CCSHU के द्वारा, जिसमें विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, उद्योगपति आदियों को शामिल किया गया था। क्या बताया है भी इसमें, देखिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रोसेसिंग है, मूल्य संवर्धन है, सर्विसिंग है, पैकेजिंग है और ब्रांडिंग के व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं के कौशल के बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। यानी जो पहली जो योजना है या जो पहल कार्यक्रम है, इसके माध्यम से जो कृषि क्षेत्र में प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, सर्विस और पैकेजिंग और ब्रांडिंग, इन सभी को ध्यान में रखते हुए सफल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, सफल कार्यक्रम में क्या किया गया है कि 22 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। अब जो 22 उम्मीदवार चयनित किए गए हैं, इस कार्यक्रम के तहत चयनित उम्मीदवारों को 2 महीने
का प्रतिशत, बिजली व तकनीकी सुझाव व सहायता तथा 2 माह के प्रशिक्षण के उपरांत 25 लाख रुपए की जो राशि है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजी गई है। यानी ये जो 22 जो किसान हैं, यहाँ पर 22 उम्मीदवार जो उनका जिक्र किया गया है, उनको बिजनेस से रिलेटेड तकनीकी जो सुझाव है उनसे और प्रशिक्षण से संबंधित जो जानकारी दी थी वो इनमें अव्वल थे। इसके लिए इनको 25 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण के पास एक निमंत्रण भेजा गया है, ताकि इनको पर उम्मीदवार को 25 लाख रुपए की राशि मिले। और जो शेष जो 27 उम्मीदवार हैं इनको 5 लाख रुपए की राशि प्रत्येक को अनुदान में दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने भी कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। हरियाणा में मेयर व सीनियर डिप्टी मेयर को हटाने का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया है? जैसे कि आप सभी को पता है कि नगर निगम विधेयक 2018 था, अब उसको बदलकर 2020 नया नगर निगम विधेयक आ चुका है, अधिनियम आ चुका है। इसमें क्या है, इसमें पहले क्या था कि मेयर व डिप्टी मेयर को, जो सीनियर डिप्टी मेयर था, या अगर सरपंचों का जिक्र किया जाए, जिला परिषद का जिक्र किया जाए, या ब्लॉक समिति के सदस्यों का जिक्र किया जाए, तो उनको नहीं हटाया जाता था अभी। लेकिन अब क्या है, नया जो सिस्टम बना दिया है उसमें राइट टू रिकॉल यानी वापस बुलाने का अधिकार दे दिया है। किनको दे दिया है? इनसे जो संबंधित जो क्षेत्र है उन्हीं को दे दिया है। तो ये हटाने का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 37A में इसका वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 37A के तहत हम इनको हटा सकते हैं। क्या है भी देखिए हटाने की प्रक्रिया। प्रदेश सरकार ने हरियाणा नगर निगम विधेयक 2020 के तहत अब नगर निगम के मेयर के विरुद्ध कम से कम अगर आधे निर्वाचित पार्षद, यानी टोटल जितने भी पार्षद हैं उनके अगर टोटल से आधे किसको दें? मंडल आयुक्त को दें। भाई जो अविश्वास प्रस्ताव है आधे उम्मीदवारों के द्वारा लाया जा सकता है, कम से कम आधे होने चाहिए। और यह प्रस्ताव संबंधित मंडल आयुक्त द्वारा बुलाई गई बैठक, यानी मंडल आयुक्त को दे दिया भाई हम इसको हटा रहे हैं मेयर को, तो वो बैठक बुलाएगा और निर्वाचित पार्षदों का 3/4 बहुमत ही पारित होने के बाद में मेयर को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी टोटल मान लीजिए 100 पार्षद हैं, उनमें से कम 50 50 पार्षद क्या करें? अविश्वास प्रस्ताव किसको दें? मंडल आयुक्त को दें। और मंडल आयुक्त क्या करेगा? इन्हें एक मीटिंग बुलाएगा और उस मीटिंग में क्या होगा? 3/4 यानी लगभग 75% पार्षद अगर बहुमत प्रदान कर दें तो मेयर को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में भी इसी को लागू किया गया है। जैसे पंचायती राज में क्या सिस्टम दिया गया है, अगर 1/3 पंचायत के सदस्य क्या करें? संबंधित अधिकारी को ये बताएं कि हम सरपंच को हटा रहे हैं, तो जो संबंधित अधिकारी है बैठक बुलाएगा 2 घंटे के लिए, और उसमें जो मतदान होगा उसका अगर 3/4 अगर ये इस बात को पास कर दें तो उसको क्या होगा? सरपंच को भी हटना पड़ेगा। तो ये सरपंचों से रिलेटेड है। ये सारा जो बनाया गया है नगर निगम विधेयक 2020 और पंचायती राज अधिनियम 2020 से, इसके तहत इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। लेकिन ये तभी होगा भाई जब इनका कार्यकाल 1 साल पूरा हो चुका होगा, उसके बाद में ये लागू होगा भाई, अन्यथा ये लागू नहीं होगा। तो ये दिया हुआ था भाई हमारा। और वर्तमान में जो पंचायती राज है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, चाहे नगर निकाय है या पंचायती राज है, दोनों में ही 50%। और BCA के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, BCA कैटेगरी है, उसको 8% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।